हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत बल संबंधी कूलाम के नियम। तो ऐसा है कि ये नियम शामपट पर लिखा हुआ है और वाइट बोर्ड से आप पहले नियम को नोट कर लें, फिर इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बोल के समझा रहा हूं आप लोगों को। वैद्युत बल संबंधी कूलाम के नियम। वैद्युत बल संबंधी कूलाम के नियम का मतलब आपको बताया गया है कि दो तरह के आवेश होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। उन दोनों के बीच में बल लगता है, जिस बल को आकर्षण बल भी कहते हैं, प्रतिकर्षण बल भी कहते हैं। इन दोनों बलों को मिला करके वैद्युत बल कहते हैं। इन बल पर खोज किया था, बड़ा अध्ययन किया था कूलाम ने, तो उसके नाम पे दिया गया वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम। क्या होता है देखिए, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ मैथमेटिकल रूप में, यदि दो आवेश Q1 व Q2 के बीच की दूरी स्मॉल r हो तो उनके बीच में लगने वाला वैद्युत बल, ये दो आवेश हैं Q1 और Q2, इनके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r है, तो इनके बीच में लगने वाला वैद्युत बल F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², या F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक नियतांक आता है। नियतांक की वैल्यू होती है F F इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट या इप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r²। इसको कूलाम कांस्टेंट भी बोलते हैं। वैल्यू इसका नाम सुनिए, 1/4 पाई इप्सिलॉन Q1 Q2/r²। ये इप्सिलॉन के आगे, इप्सिलॉन का मतलब जैसे अंग्रेजी में ABCDEFGH होता है, वैसे ही ग्रीक अक्षर में अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, पाई, साई, डेल्टा, लैम्डा, इप्सिलॉन एक ग्रीक अक्षर है। तो ग्रीक अक्षर लिया गया है, इसका नाम होता है इप्सिलॉन, और यहाँ पर लगा देते हैं एक 0। तो इसको पढ़ने का तरीका होता है इप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं और इप्सिलॉन 0 भी कहते हैं। तो हम लोग इप्सिलॉन 0 बोलते हैं। इप्सिलॉन इसको पढ़ेंगे इप्सिलॉन 0, इप्सिलॉन 0। ये क्या होता है, इसका नाम इप्सिलॉन 0। ये इप्सिलॉन 0 क्या व्यक्त करता है, देखिए यह व्यक्त क्या करता है, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होता है, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है हमें कि इप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होती है। निर्वात की वैद्युतशीलता का मतलब समझिए, निर्वात की वैद्युतशीलता का मतलब होता है उन दोनों आवेशों के बीच का वातावरण, उन दोनों आवेशों के बीच का माध्यम। अब कहेंगे दोनों आवेशों के बीच का माध्यम मतलब उनके बीच में क्या है,
निर्वात है, वायु है, या कोई वस्तु रखी गई है, उस पर डिपेंड करता है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। अगर ये दो हमारे पास मार्कर है, इसको आपस में चिपकाना है तो गोंद से भी चिपक जाएगा, फेविक्विक से भी चिपक जाएगा, यानी इनके बीच में कोई ना कोई माध्यम आएगा तो गोंद उतना अच्छा से नहीं चिपकाएगा जितना अच्छा से फेविक्विक चिपकाएगा। तो इनके बीच के माध्यम के बदलने से इनके बीच में लगने वाला फोर्स भी क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। गोंद लगाएंगे तो फोर्स कम लगेगा और फेविक्विक लगाएंगे तो फोर्स अधिक लगेगा। तो इनके बीच का माध्यम हुआ वो। वैसे ही आइए यहाँ पे देखिए, ये जो दो आवेश हैं Q1 और Q2, इनके बीच का माध्यम कैसा है, वो माध्यम डिपेंड किस पर करता है, इस पर इप्सिलॉन 0। अगर निर्वात है, कूलाम ने क्या किया कि इनके बीच में निर्वात रखा, अनिर्वात रख करके जब उन आवेशों के बीच के फोर्स का अध्ययन किया तो एक वैल्यू इसकी वैल्यू निकाली। निर्वात जब होता है तो इसकी वैल्यू निकाली, निर्वात की वैद्युतशीलता, इसकी वैल्यू होती है इप्सिलॉन इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इतनी वैल्यू निकाला उसने। अब इसकी मात्रक अगर देखा जाए यहां से तो इसका मात्रक यानी यूनिट क्या होगा, एप्सिलॉन 0 को यहां पे लाए, एफ को नीचे ले जाएं तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतनी वैल्यू होती है इप्सिलॉन 0 की। अब आता है कि 4 पाई की क्या जरूरत पड़ी। इप्सिलॉन 0 तो क्लियर हो गया है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। वैद्युतशीलता का मतलब यह है कि आवेश जो होते हैं, ये आवेश इस आवेश को या तो खींचता होगा या तो दूर भगाता होगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो इनके बीच में ये कांटेक्ट फोर्स नहीं है, अनकांटेक्ट फोर्स है ये। तो ये जो है इनको कैसे खींचता है, तो इनके बीच में बताया जाएगा आपको कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। बहुत सी रेखाएं होती हैं, इन चारों तरफ आवेश के चारों ओर निकलती हैं, या तो निकलती हैं या तो प्रवेश करती हैं। कब निकलती हैं कब प्रवेश करती हैं ये बताएंगे हम, नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होता है। लेकिन ये जानिए कि इस आवेश से अदृश्य जो दिखाई नहीं देती है, एक तरह की रस्सियां निकलती हैं, लाइनें निकलती हैं, इससे भी निकलती हैं और दोनों एक दूसरे को खींचते हैं या दूर करते हैं। तो सभी लाइनें तो उधर जाएंगी नहीं, कुछ ही लाइन जाएगी और एक पॉइंट पर चारों तरफ कितना एंगल का कोण बनता है। एक पॉइंट पर अगर चारों ओर देखा जाए, फुटबॉल अगर है तो उसके सेंटर पर कितना एंगल बनेगा, उसको बोलते हैं 4 पाई। तो चारों ओर बनता है 4 पाई, एक साइड में कितना बनेगा तो 1/4 पाई। इसीलिए एक साइड में कितना फोर्स लगा रहा है, इसीलिए 4 पाई का हमने क्या किया, इसमें डिवाइड कर दिया और ये हो गया 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो कांस्टेंट 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 की वैल्यू अगर ये यहां रहेगा तो R स्क्वायर का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, Q1 Q2 नीचे आ जाएगा, मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। एक बार और ध्यान दीजिए, एक हमने कैपिटल एम से लिखा, स्मॉल एम से लिखा, कैपिटल सी से लिखा, ये मर्जी आपकी नहीं चलेगी, जहां मर्जी वहां कैपिटल, जहां मर्जी वहां स्मॉल। जो वैज्ञानिक के नाम होंगे उनको अंग्रेजी के बड़े अक्षर से, जो वैज्ञानिक के नाम नहीं होंगे उसको अंग्रेजी के छोटे अक्षर से। जैसे न्यूटन है, वैज्ञानिक है, एम से शुरू होता है, कैपिटल एम। मीटर वैज्ञानिक का नाम नहीं है, मीटर एम से शुरू होता है, स्मॉल एम। और कूलाम सी से शुरू होता है, इसीलिए एक वैज्ञानिक का नाम है, इसीलिए कैपिटल सी। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ये आपका, अगर मान लीजिए माध्यम के बीच में निर्वात है तो फार्मूला है F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर इनके बीच में कोई माध्यम हो, जैसे कि एयर और निर्वात दोनों के लिए होता है, एयर और निर्वात दोनों के लिए जो है ये फार्मूला होता है F इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसके अलावा अगर इसके बीच में कोई
ऐसा पदार्थ रखा है, ऐसा पदार्थ जैसे लकड़ी हो, कागज हो, मोम हो, एवोनाइट हो, अभ्रक हो और जल हो, जो भी कुछ हो इसके बीच में रखा हो, तब इसकी वैल्यू, इसका फार्मूला हो जाता है यदि आवेशों के बीच में, यदि आवेशों के बीच में कोई कुचालक पदार्थ, इसको बोलते हैं परावैद्युतांक। परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, कोई कुचालक पदार्थ रखा हो, जब आवेशों के बीच कोई कुचालक पदार्थ परावैद्युतांक रखा हो तो लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब एक कैपिटल K आ गया, थोड़ा सा समझिए। कैपिटल K है, इसका नाम रखा गया परावैद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये बना होता है कुचालक पदार्थ का, जैसे लकड़ी है, कागज है, मोम है, एवोनाइट है। कभी कभी देता है कि 2 या 3 कुचालक या परावैद्युतांकों के नाम लिखिए, परावैद्युतांक नाम रखा गया है। तो क्या होता है, अभी दिखा दे रहे नाम, क्या होता है देखिए। जैसे कहने का मतलब यह है कि अगर निर्वात है तो परावैद्युतांक कम होता है, अगर कोई माध्यम रख देंगे तो परावैद्युतांक बढ़ जाता है। अब परावैद्युतांक जब बढ़ जाएगा तो लगने वाला बल घट जाएगा। देखिए नीचे ये बढ़ जाएगा तो इसका मान क्या होगा, घट जाएगा। तो सुविधा के लिए कितना बढ़ा और कितना घटा, जैसे लकड़ी का अगर मान लीजिए एग्जांपल देते हैं, लकड़ी का परावैद्युतांक मान लीजिए 4 है, 4, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि निर्वात में जितना परावैद्युतांक था उसका 4 गुना बढ़ गया। निर्वात में परावैद्युतांक है, K की वैल्यू लकड़ी रखने पर 4 है, तो कै गुना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया। तो परावैद्युतांक 4 गुना बढ़ गया तो लगने वाला बल कितना घट गया, 1/4 गुना घट गया। तो एक K की जो वैल्यू होती है, इस एप्सिलॉन 0K को, ये जो है इप्सिलॉन 0K, ये जो ध्यान दे रहे हैं, इसको डायरेक्ट ऐसे लिखा जाता है इप्सिलॉन। इप्सिलॉन इक्वल टू इप्सिलॉन 0K, इप्सिलॉन इज इक्वल टू इप्सिलॉन 0K। ये जो इप्सिलॉन है इसका नाम है माध्यम का वैद्युतशीलता, और इसको कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। और जो K है इसको कहते हैं निरपेक्ष वैद्युतशीलता, या इसी को कहते हैं परावैद्युतांक। परावैद्युतांक ये भी एक फार्मूला हो गया है, इसको याद रखना है। इप्सिलॉन इक्वल टू इप्सिलॉन 0K। इप्सिलॉन मतलब माध्यम का, मतलब माध्यम का विद्युतशीलता, मतलब Q1 है और ये Q2 है। इन दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम है, निर्वात नहीं है, कोई माध्यम है। पानी रख दीजिए, लकड़ी रख दीजिए, कागज, एवोनाइट, जो कुछ भी रख दीजिए, तब उस समय कहलाएगा माध्यम का विद्युतशीलता। अगर निर्वात है तो कहेंगे निर्वात की विद्युतशीलता। इसमें रिलेशन है इप्सिलॉन इक्वल टू इप्सिलॉन 0K। इप्सिलॉन और इप्सिलॉन 0 में अंतर है, ध्यान रखना है इस चीज को। इप्सिलॉन माध्यम की वैद्युतशीलता और इप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता। इप्सिलॉन इक्वल टू इप्सिलॉन 0K, या इसको लिख सकते हैं K इज इक्वल टू इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन 0। ये भी वैद्युतशीलता है
यह भी वैद्युतशीलता है और निरपेक्ष वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक है, इसीलिए के का कोई मात्रक नहीं होता है। इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी हो, 1 से बड़ी होती है। एक होती है निर्वात या वायु की, और उसके अलावा 1 से क्या होती है, बड़ी होती है। इसके बारे में भी बताएंगे और डिटेल से। आइए देखिए यहाँ पे, तो F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। F क्या है, दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल है। 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 की क्या है, इस टोटल को बोलते हैं कूलाम नियतांक। और इसके अंदर जब ऑपरेशन किया जाए इसका, तो इप्सिलॉन 0 को क्या कहेंगे, निर्वात की वैद्युतशीलता। के क्या कहेंगे, परावैद्युतांक। Q1 Q2 क्या है, दो आवेश हैं, और R क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। इतना फोर्स लगता है आवेशों के बीच में। अब आइए देखिए, ये जो परावैद्युतांक है, आप चाहे तो हेडिंग लिख सकते हैं परावैद्युतांक। परावैद्युतांक क्या होता है, यह कुचालक पदार्थ, ब्रैकेट में लकड़ी, कागज, मोम, एबोनाइट, लकड़ी, कागज, मोम, एबोनाइट, गंधक इत्यादि का बना होता है। एक बार नहीं कई बार पूछा है बोर्ड की परीक्षाओं में कि दो परावैद्युतांकों के नाम लिखिए, तो इसमें से कोई लिख दीजिए। कुचालक पदार्थ जो हो उसको लिख दीजिए, ईंट को लिख दीजिए, पत्थर को लिख दीजिए, सब कुछ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। याद रखिए, लकड़ी भी देखे हैं, कागज भी जानते हैं, मोम, मोमबत्ती, मोम को भी जानते हैं, एबोनाइट भी जानते हैं, लेकिन पहचानते नहीं है। एबोनाइट का मतलब जो आपका स्विच बना हुआ है, स्विच और प्लग, वो एबोनाइट का बना हुआ है, तो उसको एबोनाइट बोलते हैं। गंधक इत्यादि का बना होता है। अब एक पॉइंट आप नोट में लिख लें, आप नोट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक नंबर अक्सर पूछता है कि नंबर में, नोट में लिखिए नंबर 1 फर्स्ट। एक परावैद्युतांक जो होता है वायु के लिए, वायु या निर्वात, वायु या निर्वात के लिए के की वैल्यू होती है वह 1 होती है। अगर वायु है दोनों आवेशों के बीच में, या निर्वात है दोनों में बहुत अंतर नहीं होता है, एक मान लिया गया है थोड़ा सा अधिक होता है वायु का, 1.0005 कुछ करके होता है, तो छोड़िए एक मानिए उसको। और नंबर 2 कुचालक पदार्थ के लिए, कुचालक पदार्थ के लिए K इज ग्रेटर देन 1। अगर कुचालक पदार्थ रखा गया है तो K की वैल्यू यानी परावैद्युतांक की वैल्यू हमेशा हमेशा क्या आएगी, 1 से अधिक आएगी, हमेशा 1 से अधिक, एक नहीं होगी, 1 से अधिक होगी। 2 4 10 12 15 20 200 400 500 जो भी हो अधिक होगी। नंबर 3 सुचालक अगर पदार्थ रखा हो, सुचालक पदार्थ के लिए K की जो वैल्यू होती है वह इन्फिनिटी होती है। सुचालक पदार्थ अगर रख दिया जाए उसके बीच में, दोनों आवेशों को मेटल से जोड़ दिया जाए, दोनों आवेशों को मेटल से जब जोड़ देंगे तो उसके बीच में कोई फोर्स नहीं लगेगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि K की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। और K का मान जब इन्फिनिटी होगा तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। तो K इक्वल टू होता है इन्फिनिटी, ये आपको ध्यान रखना है। और अब हम बता रहे हैं आपको कि आप जो वैद्युत बल है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बोर्ड परीक्षाओं में एनसीईआरटी में अक्सर पूछा जा रहा है और बड़ा निरस चीज है, इसको ध्यान देना होगा आपको। दो आवेशों के बीच में जो वैद्युत बल लग रहा है, तो बल कौन सी राशि है, सदिश राशि है, वेक्टर राशि है। तो वेक्टर के रूप में कैसे लिखेंगे इसको मैं आपको बता रहा हूं। वेक्टर के रूप में वैद्युत बल, वेक्टर के रूप में वैद्युत बल को लिखने का तरीका क्या होता है, यह ध्यान देने वाली बात है। हालांकि बहुत से बच्चे इसको बहुत ध्यान नहीं देते हैं, आजकल एनसीईआरटी में इस चीज़ को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, पूछा जा रहा है,
तो जरा देखिए इसमें वैद्युत बल को वेक्टर के रूप में कैसे लिखेंगे। अगर हमारे पास दो आवेश हैं और उनके बीच की दूरी स्मॉल r है, ऐसे है, यहां पर एक आवेश है Q1 और यहां पर एक आवेश है Q2 और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वह है स्मॉल r। मान लेते हैं दोनों आवेश सजाती हैं, दोनों प्लस हैं, दोनों माइनस हैं, तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। तो वेक्टर के रूप में लिखने का तरीका क्या होता है, ध्यान दीजिए इसको। Q1 वाला जो बल आवेश है Q2 पर बल इधर लगाएगा, इस साइड में लगाएगा, और ये Q2 Q1 पर बल इधर लगाएगा। बस समझिए, केवल बहुत क्रिटिकल कंडीशन नहीं है, बहुत आसान है, थोड़ा सा समझना है आपको। तो मालूम है दोनों अगर सजातीय आवेश हैं, दोनों समान आवेश हैं, दोनों प्लस को मैंने मान लिया, तो एक बल इधर लगाएगा और एक बल इधर लगाएगा। हमने बल का डायरेक्शन दे दिया। इस पर जो बल होता है उसको लिखने का तरीका क्या है, ये Q2 आवेश पर किस पर, यहाँ पर किस आवेश पर बल लग रहा है? Q2 पर। तो यहाँ पर लिखिए F2। जिस पर बल लग रहा है पहले उसका सिंबल लिखिए। Q2 पर लग रहा है तो 2 लिखा। अब कौन इस पर बल लगा रहा है? Q1, तो यहां पर 1 लिख दीजिए। नहीं समझे? फिर समझिए। इस Q2 पर जितना फोर्स लग रहा है उस फोर्स को लिखने का तरीका क्या है? F21। क्यों लिखा है F21? सबसे पहले क्या करते हैं, जिस आवेश पर फोर्स लगता है उसका सिंबल लिखते हैं। Q2 है तो लिखा है F2। इस पर कौन सा आवेश बल लग रहा है? Q1 लगा रहा है, तो यहां पर लिखा 1, तो F21। इसका मतलब होता है कि आवेश Q2 पर आवेश Q1 द्वारा लगने वाला बल। अब यहां पर लगा देंगे वेक्टर का नोटेशन। यहां पर कौन सा आवेश है? Q1 है। किस पर बल लग रहा है? Q1 पर लग रहा है, तो क्या लिखेंगे यहां पर? F1। इस पर बल कौन लगा रहा है? Q2 लगा रहा है, तो यहां पर लिख देंगे 2, तो हो गया ये F12। क्लियर? अब क्या ध्यान देना है आपको, अगर वेक्टर के बारे में बताया गया है, पोजीशन वेक्टर के बारे में, वेक्टर कौन सी, वेक्टर क्या होता है जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो। ये यहां से और यहां तक नापेंगे, यहां से यहां तक, तो एक कहलाएगा परिमाण। अगर इस डायरेक्शन में नापेंगे, इस डायरेक्शन में जान दीजिए, Q1 से Q2 की ओर नापेंगे या Q2 से Q1 की ओर नापेंगे। किधर नाप रहे हैं? इस डायरेक्शन में नाप रहे हैं, तो देखिए ऐसे ये जो दूरी होगी इस डायरेक्शन में, इसको लिखेंगे R21, और इस डायरेक्शन में जो दूरी होगी इसे क्या लिखेंगे? R12, वेक्टर के रूप में ऐसे वेक्टर लगा देंगे। कोई बात नहीं, R21 और R12। अगर हमें लिखना हो F12 कूलाम का नियम वेक्टर के रूप में, तो F12 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0। मान लेते हैं इसके बीच में निर्वात है Q1 Q2 बटे, अब ये R12, ये है R12, ये नीचे मॉड होता है, इसका मॉड करके यहां पर कर देंगे स्क्वायर। मॉड का मतलब ये R स्क्वायर मैग्नीट्यूड होता है। इसको जब वेक्टर फॉर्म में भी रहेगा तो उसका मैग्नीट्यूड ही यहां लिखते हैं। यहां पर वेक्टर नहीं लगा सकते, ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण केवल है, आज इसमें केवल परिमाण हो, वेक्टर नहीं होता है। तो ये तो वेक्टर राशि इधर कहीं वेक्टर है नहीं है, तो इसको लिखने का तरीका याद करिए। अगर 5 केवल लिखा हो तो 5 क्या है? स्केलर है। 5 क्या है? स्केलर है। अगर इसके साथ हमने यूनिट वेक्टर ऐसे आई कर दिया, याद करिए, आप पढ़े होंगे यूनिट वेक्टर आई जे के। आई मतलब एक्स एक्सिस, जे का मतलब वाई एक्सिस, के का मतलब जेड एक्सिस का। यह यूनिट वेक्टर की औकात एक होती है। जो यूनिट वेक्टर होता है उसकी औकात कितनी होती है? एक होती है, लेकिन बताता है कि इस डायरेक्शन में, वो दिशा को बताता है। तो 5i का मतलब हुआ कि 5 मीटर या 5 यूनिट या 5 इकाई एक्स एक्स के डायरेक्शन में है। तो वैसे ही यहां पर हमने क्या किया, R12 और यूनिट वेक्टर लगा दिया। ये बता रहा है कि 1 से 2 की ओर, 1 से 2 की ओर दूरी नापी गई है।
और इस दूरी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है, लेकिन डायरेक्शन कहाँ है, 1 से 2 की ओर है। डायरेक्शन किधर है, 1 से 2 की ओर है। तो ये जो डायरेक्शन है r12 इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और याद करिए, अगर कोई एक वेक्टर है ऐसे, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर ए बराबर होता है वेक्टर ए अपान मॉड वेक्टर ए। मॉड वेक्टर ए को केवल क्या लिख देते हैं, ए भी लिखते हैं। मॉड वेक्टर ए को यानी मॉडुलस मॉड वेक्टर ए को ए भी लिखते। 11th में अगर पढ़े होंगे तो समझ में आएगा। उसके वैसे किसी एक दिन हम केवल वेक्टर के बारे में, इस आर्टिकल के बाद से केवल वेक्टर के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि जब तक वेक्टर नहीं समझ में आएगा आपको इलेक्ट्रिक फोर्स समझ में नहीं आएगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में नहीं आएगा, और बहुत सी चीज़ें हैं, डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट है, ये सब वेक्टर पे डिपेंड करते हैं। इसीलिए एक वीडियो और एक मैं बनाऊंगा केवल वेक्टर के ऊपर, और बहुत जल्दी, तो उसको ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, उसमें सब चीज़ें आएंगी। तो F12 बराबर वेक्टर, इधर भी वेक्टर, इधर भी वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। किस फॉर्म में हो गया, ये वेक्टर फॉर्म में। अब यहां से r12 यूनिट वेक्टर है तो लिख सकते हैं r12 वेक्टर अपान मॉड r12 वेक्टर, या इसी को r12 भी लिख सकते हैं मॉड को हटा करके। तो अगर इसको लिखा जाए तो वेक्टर F12 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R12 का मॉड कर दे रहे हैं, मॉड करके यहाँ स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं R12 वेक्टर अपान R12। देखिए R12 लिखिए चाहे मॉड वेक्टर R12 लिखिए, कोई अंतर नहीं होता है। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया जाए तो F12 इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर, R12 मिलकर के R12 का क्या हो जाएगा, Q, और यहां पर वेक्टर R12। इसी प्रकार F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R21 का Q, और यहां पर वेक्टर R21। एक वेक्टर फॉर्म में हो गया कूलाम का नियम। कूलाम का नियम कहता है कि दोनों बल F12 और F21 दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दोनों बल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन अगर ये दोनों बराबर है तो क्या ये भी बराबर है, देखिए तो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, ये R12 है, ये R21 है, तो कह सकते हैं वेक्टर R12 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर R12। इस R12 अगर बराबर करना है, इससे पहले लिख दे रहे हैं बराबर R21, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं R12 इक्वल टू माइनस R12। निगेटिव कर देंगे तो 2 1 जो है 1 2 हो जाएगा। यानी इन दोनों को बराबर किया जाए तो इस साइड में बराबर नहीं, इधर निगेटिव है, तो कर सकते हैं वेक्टर F12 इक्वल टू माइनस F21। ये कौन सा फोर्स है, दोनों बल बराबर हैं और विपरीत दिशा में है। ये दोनों बल F12 और F21 दोनों बराबर हैं, और किस दिशा में है, माइनस का मतलब होता है विपरीत दिशा में है। और जब दो बराबर बल विपरीत दिशा में लगते हैं तो उसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो कह सकते हैं कि F12 इज इक्वल टू F21, दो बराबर बल विपरीत दिशा में कार्य करते हों तो उसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कूलाम बल, जो कूलाम बल है, ये दोनों बल आपस में बराबर होते हैं और विपरीत दिशा में होते हैं, यह क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करते हैं। दूसरी चीज ये कि ये जो आवेश है, ये आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं। अगर हम कह दें कि एक आवेश Q1 यहाँ पर है और Q2 आवेश यहाँ पर है, तो एक बल इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है, तो गलत होगा, ऐसा बल नहीं लगता है। ये भी बराबर और विपरीत दिशा में है, लेकिन नहीं, यहाँ काम नहीं करेगा। बराबर और विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, लेकिन ये ध्यान देना होगा आपको कि दोनों ये बल किस दिशा में होते हैं, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश
अनुदिश, दोनों रेखाओं को मिलाने वाली रेखा की अनुदिश कार्य करते हैं। और एक बात जान लीजिए कि अगर आवेश है Q1, इतना बड़ा आवेश है, और एक आवेश है यहाँ पर Q2, ये भी बड़ा सा आवेश है, दो आवेश हैं, तो दूरी हम कहाँ से नापें? इन आवेशों के अंदर अंदर नापें कि इस आवेश के बाहर से नापें? कहाँ से नापें? तो दूरियों को हमेशा उन आवेशों के द्रव्यमान केंद्र से नापते हैं। द्रव्यमान केंद्र का नाम सुना है ना आपने? वह पॉइंट जहां पर उस पिंड का, उस वस्तु का समस्त भाग निहित होता है, कार्य करता है, उस पॉइंट को कहते हैं द्रव्यमान केंद्र। तो द्रव्यमान एक फोर्स कहाँ लग रहा है? एक पॉइंट पर लग रहा है, एक पॉइंट पर लग रहा है, इसीलिए इसको सेंटर पे, तो इसको केंद्रीय बल भी कहते हैं। कितने बल हो गए? क्रिया प्रतिक्रिया बल भी कहते हैं, केंद्रीय बल भी कहते हैं, कूलाम बल भी कहते हैं, और ये बलों का डायरेक्शन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। और आप इस नोट को बहुत अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। फिर कूलाम के नियम में थोड़ी सी बची हुई बातों को अगले वीडियो में बताते हैं।